ये दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन ये दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं लेकिन इन्होंने मनाया है अब देर लगेगी। तो हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना एक जो कर्तव्य है, कर्तव्य के साथ अपना मेहनत जारी रखे होंगे। और इसी के साथ हम लोग अपने फिर क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन क्या है और क्या पढ़ाना है। तो आप लोग ध्यान देते रहिए ताकि आपका एक सीट कभी जाए ना, आपके पास एक सीट रहे। और हमें यही बस आपके साथ क्या है, उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फालंगस है, स्टेपिज है, कि हामुरस है, कि पेल्विस है? कौन सा इसमें है? इसमें देखना पड़ेगा आपको। देखिए, मानव शरीर में की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। किसमें होती है? कान में। कान में 3 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? 3 हड्डी। कान में 3 हड्डी। कान में 3 हड्डी। पहला कौन होता है? पहला मैलियस होता है। मैलियस, एक मैलियस होता है और एक इंटस होता है। इंटस होता है, क्या होता है? एक इंटस होता है, एक होता है स्टेपिज। क्या होता है? जिसका नाम है स्टेपिज। क्या होता है? स्टेपिज होता है। 3 हड्डी होता है। एक कान में 3 हड्डी होते हैं, एक मैलियस होता है, एक इंकस होता है, एक स्टेपिज होता है। 3 हड्डी होते हैं। और थोड़ा सा ये तो जान ली, अभी जानेंगे कौन सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, पहले हम ये जान लें कि फैलेंगियस, ये फालेंगस, स्टेपिज और हामुरस और पेल्विस क्या होते हैं। ये देखिए, ये जो होते हैं, ये जो उंगली देख रहे हैं फालेंगस, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, इसमें ये सब उंगली में पाए जाते हैं। ये उंगली की हड्डियां होती हैं। और पैरों की उंगली में, पैरों की पैरों की उंगलियों में पाया जाता है। ये वाला हाथ की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में होती है। हाथ की उंगलियों तथा पैर की, तथा पैर की, तथा पैर की, तथा पैर की उंगली। ठीक है ना? ये पाया जाता है। स्टेपिज पाया जाता है कान में। स्टेपिज किसमें? कान में होता है। और ये हामुरस किसमें होता है? हामुरस जो हाथ, हामुरस जो हाथ देखते हैं, हाथ कंधे से यहाँ तक, कोहनी तक को हामरस करते हैं। कंधे से कोहनी तक, कंधे से, कंधे से कोहनी तक को क्या कहते हैं? हामरस कहते हैं। जो पेल्विस होता है, अमाशय और अमाशय, अमाशय और जांग, और जांग, जांग, ठीक है, कि धड़, धड़ का निचला हिस्सा क्या है? धड़ का निचला हिस्सा, निचला हिस्सा को पेल्विस होता है। क्या होता है? पेल्विस होता है। तो ये है कान की सबसे छोटी हड्डी। क्या है कान की सबसे छोटी हड्डी? आपका है इसमें स्टेपिज। क्या है? स्टेपिज। याद रखिएगा, कान की सबसे छोटी हड्डी कहते हैं स्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिज। तो चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही जाएगा? ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये सही होगा, स्टेपिज। क्या होगा? स्टेपिज होगा। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 किसे दर्शाता है? 14 से 18 जो है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 किसको दर्शाता है? मतलब किससे संबंधित है, किसको दर्शाता है, किसे व्यक्त करता है? हमको ध्यान देना है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
तो ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है 25 से 28, 25 से 28, 25 से 28 के बीच क्या होता है, 25 से 28 के अनुच्छेद में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में है। अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है 21A में, 21A में शिक्षा का अधिकार है, 21A में शिक्षा क्या है, अधिकार है। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21A में। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के अनुच्छेद में, 19 से 22 के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अनुच्छेद में। समानता का अधिकार है 14 से 18, 14 से 18। तो ऑप्शन कौन जाएगा इसमें, ऑप्शन कौन जाएगा, समानता का अधिकार 14 से 18 किसको दर्शाता है, किससे संबंधित है, करेंगे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 कर निम्नलिखित में से कौन एक है, कौन एक है। क्वेश्चन घुमा घुमा किसी प्रकार से पूछेगा, 14 से 18 आपको दिखेगा तो सीधे कहिएगा समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, समानता का अधिकार क्या होगा, सही होगा, समानता का अधिकार क्या होगा, सही होगा। इसमें ऑप्शन जो जाएगा ये ऑप्शन बनेगा हमारा समानता का अधिकार बनेगा, क्या बनेगा, समानता का अधिकार। आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि संवेग का संबंधित निम्न में से किससे है। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हम थोड़ा सा सदिश अदिश दिया है, देख रहे हैं इसमें, हम थोड़ा सदिश अदिश के बारे में जानेंगे। सदिश अदिश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सदिश में पहले भी आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, फिर देखिए सदिश क्या होता है। सदिश, सदिश राशि वे राशि होती है जिसमें परिमाण, जिसमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। सदिश राशि वे राशि होते हैं जिसे परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं, सदिश राशि। एक हम ट्रिक बताए थे, जिसमें वह शब्द आएगा, जिस शब्द में वह आएगा, वह जिस शब्द में वह आएगा वो होता है सदिश राशि। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे विद्युत धारा आ गया तो विद्युत धारा अदिश राशि है, और मान लीजिए कि धनत्व आ गया वो दिश राशि है। तो इस प्रकार से थोड़ा क्या है, थोड़ा कुछ अपवाद है, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो भी है इस पर हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखेंगे तो आपको एकदम हो जाएगा। अब हम आते हैं अदिश राशि पे। अदिश राशि, अदिश राशि, तो अदिश राशि किसे कहते हैं, इसमें देखिए दिशा, परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण, परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की, लेकिन दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, ठीक है ना। परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि। संवेग क्या होता है, संवेग, संवेग, संवेग बताइएगा। संवेग वो होता है जो द्रव्यमान तथा, द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा वेग का, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल का कहते हैं संवेग कहते हैं। इस अभी हो जाएगा, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के संवेग क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं P बराबर mv, P बराबर mv होता है। अब ये बताइए P बराबर जो mv दिया है, यानी इसमें बताइएगा वह शब्द आया है, वह शब्द आया है, बताइए सर कि वह शब्द, हाँ हाँ सर वह शब्द आया है। तो जब वह शब्द आया है तो आप बेहिजक कहिए कि ये सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि और द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है कि P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। तो बताइएगा द्रव्यमान गुणे वेग कहीं दिया इसमें है, अदिश राशि द्रव्यमान गुणे वेग, गलती है। अदिश राशि 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ये होता है आपका, ये होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है, इसको कहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये गतिज बताइए, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में बताइए वह शब्द है नहीं है, तो सदिश राशि है।
ये क्या है, अदिश राशि, सॉरी अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम सदिश राशि mv, सदिश राशि mv द्रव्यमान गुणे वेग, तो बताइए ये p बराबर mv है कि नहीं है, तो सदिश राशि है, संवेग क्या है, सदिश राशि है, और क्या है, द्रव्यमान गुणे वेग, याद रखिएगा ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे ये चल रहे हैं, यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो, यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो संवेग पर क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संवेग शून्य हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा, संवेग आधा हो जाएगा, संवेग इनमें से कोई नहीं। तो संवेग क्या होगा, पहले हम जान लेंगे। यदि मान लीजिए, यदि यदि हम संवेग, इसमें कह रहा है यदि गतिज ऊर्जा शून्य हो तो, यदि हम कहें कि संवेग शून्य हो तो, संवेग 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 शून्य हो तो, संवेग शून्य हो तो कोई संवेग शून्य हो तो, संवेग शून्य हो तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, इसको याद रखिएगा, नहीं होता है। यदि सुनिए, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट बहुत काम आएगा। यदि संवेग शून्य हो तो, यदि संवेग शून्य हो तो गतिज ऊर्जा शून्य नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यदि गतिज ऊर्जा, 2 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा, यदि गतिज ऊर्जा ऊर्जा शून्य हो तो, शून्य हो तो शून्य हो तो संवेग क्या हो सकता है, संवेग शून्य हो जाएगा, संवेग भी क्या हो जाएगा, संवेग भी शून्य होता है। यदि गतिज ऊर्जा शून्य है, यदि गतिज ऊर्जा शून्य है तो संवेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सब, संवेग क्या होगा, शून्य होगा, संवेग क्या होगा, शून्य होगा। संवेग देखिएगा इसमें दिया संवेग शून्य हो जाएगा, संवेग 2 गुना, ये गलती नहीं है, संवेग आधा, ये भी गलती है, इनमें से कोई नहीं, तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, संवेग शून्य हो जाएगा, संवेग शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन जाएगा, ये पहला ऑप्शन नंबर सही होगा, पहला क्या होगा, पहला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ की पॉइंट भी है उसको नोट किया कीजिए, जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक आपका क्या है, ये नहीं कि कहने का मतलब ये, जब तक नोट हो जाएगा ना तो आपका और बेटर तैयारी होगा। तो आप लोग नोट भी करते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप नोट्स बनाते जाइए, इसका नोट्स बनाएंगे तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स बनाइए और उसको फिर दोबारा पढ़िए, आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगा, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, सबके लिए क्या है, बहुत ज्यादा एक नहीं करते हैं, दवा की तरह काम करेगा, एक आपको दवा की तरह काम करेगा, और इसको पढ़ते जाइए ताकि आपको लाभ मिले, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन पहुंचे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु, 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, एक निश्चित ऊंचाई पर क्या किया गया है, रखा गया है। 20 केजी का द्रव्यमान है, एक निश्चित वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर क्या किया गया है, रखा गया है। यदि वस्तु स्थितिज ऊर्जा 400 जूल है, यानी कि जो ईपी दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो दे रहा है, ईपी बराबर होता है, ईपी बराबर mgh होता है, क्या होता है, mgh। जो ईपी दे रहा है, ईपी बराबर 400 जूल दे रहा है, क्या दे रहा है, 400 जूल, और जी बराबर हम जानते हैं 10 होता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो पृथ्वी से वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि एच हमको ज्ञात करना है, तो हम मान रखेंगे ईपी कितना दे रहा है, 400 जूल दे रहा है, तो 400 हम रखेंगे यहाँ पे, 400 रख दिए। 400 रखने के बाद 400 बराबर एम के जगह पे क्या रहेगा, एम की जगह 20 केजी दे रहा है, तो यहाँ पे कितना रहेगा, 20 गुणे जी की जगह पे 10 गुणे एच, जीरो से जीरो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि एच बराबर निकल रहा है 2.0, एच बराबर 2.0। पॉइंट के अगली आगे, पॉइंट के यदि पीछे यदि जीरो हो तो उससे कोई मतलब नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं, यदि पॉइंट इसके आगे रहे तो मतलब रहेगा, लेकिन इसके आगे पीछे रहे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा,
2.0 2.0, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। याद रखिएगा ईपी बराबर एमजीएच होता है। ईपी बराबर क्या होता है, एमजीएच होता है। 2024 से 2025 के लिए नया औसत मनरेगा, मतलब इस समय 2024 और 2025 में, 2024 और 2025 में मनरेगा का औसत वेतन कितना रखा गया है, कितना निर्धारित किया गया है, कितना निर्धारित किया गया है, थोड़ा जान लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस समय है मनरेगा का वेतन वेतन है, माने उसकी मजदूरी है, तो सबसे ज्यादा हरियाणा का है। सबसे ज्यादा क्या का है, हरियाणा। हरियाणा का है 374 रुपये एक दिन का। एक दिन का, एक दिन का कितना है, 374 रुपये। उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का 237। पहले कितना था, पहले जो था 230 था, 7 रुपया बढ़ा, कितना हो गया था, कितना हो गया है, 237 रुपये हो गया। ये भी उत्तराखंड का यही है, उत्तराखंड का, उत्तराखंड का 237 रुपये है, उत्तराखंड का 237 रुपये। सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है तो गोवा और कर्नाटक को बढ़ाया गया है। गोवा और इस समय का 2024 में और 2025 में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया, तो सबसे ज्यादा बढ़ाया तो गोवा और कर्नाटक को बढ़ाया गया। सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है, सबसे ज्यादा वेतन, वेतन बढ़ाया गया है इस वक्त, बढ़ाया गया है, किसका बढ़ाया गया है, गोवा और, गोवा एंड कर्नाटक, कर्नाटक का क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। गोवा और कर्नाटक का क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। इसमें क्या है, हाँ, पूरा जो टोटल टोटल था आवंटित हुआ था, टोटल आवंटित हुआ था 84,000 करोड़, नहीं सॉरी 86,000 करोड़ क्या होता, मनरेगा का वेतन क्या होता, यानी कि बांटा गया था, कि आवंटित किया गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, 2024 से 2025 के नया औसत मनरेगा वेतन, वेतन कितना निर्धारित किया गया है, और निर्धारित किया गया है कितना, आपका 299, 260, 289, 400, तो 289 कितना, 289, 289 क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 289 रुपये निर्धारित किया गया है। इस चीज को देखिए। और हाँ, एक चीज और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सबसे कम वेतन निर्धारित किया गया है 3%, कितना, 3% निर्धारित किया है, सबसे कम वेतन निर्धारित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का निर्धारित किया गया है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे। ये दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचे हम लोग समूह 14, 15, 16। 14, 15, 16, 17 में कितने धातु होते हैं, कितने धातु होते हैं, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में कितने धातु होते हैं, 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 2 1 4, ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम थोड़ा सा जानेंगे धातु किसे कहते हैं, धातु भी जान लीजिए, धातु और अधातु। धातु, धातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, धातु वे तत्व, धातु वे तत्व, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, जो सामान्य अभिक्रियाओं, सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम कहते हैं धातु। और हम अधातु किसे कहते हैं,
अधातु। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब रखता है जिसके बाहरी कक्षक में, तो से भी जानना है, जिसके बाहरी कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बाहरी कक्षक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा ये त्यागता है। हमेशा क्या करता है, हमेशा दे देता है किसी को ना किसी को। क्या करेगा, दे देगा, लेगा नहीं। इसको त्यागने की प्रवृत्ति रहेगा, हमेशा 1 दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी देगा। तो हमेशा क्या कहलाता है, ये धातु कहलाते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु। अधातु इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। से 5 6 7 इलेक्ट्रॉन जिसके बाहरी कक्षक में, जिस तत्व के बाहरी कक्षक में, जिस तत्व के बाहरी कक्षक में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। हमेशा ये अष्टक पूरा करने के लिए सोचेगा। 5 है तो कहेगा 8 बना ले, 6 है तो भी कहेगा 8 बना ले, 7 है तो कहेगा 8 बना देंगे हम। 8 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या करता है, प्रवृत्ति रखता है। इसे हम कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अब जानेंगे ये धातु जो होते हैं विद्युत तथा उष्मा के, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, विद्युत तथा उष्मा के, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक। ये भी कई बार पूछा है, विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये क्या होता है, ये विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। ये भी याद रखिएगा, विद्युत तथा उष्मा क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। सुचालक के मतलब क्या होगा, सुचालक का मतलब समझिएगा, सुचालक का मतलब क्या होता है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। कुचालक का मतलब ये होता है जिसमें करंट फ्लो ना हो। जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा उसे कुचालक कहते हैं, जिसमें करंट फ्लो हो जाए उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें कह रहे समूह 14 15 16 और 17, यानी कि वर्ग में कितने धातु होते हैं, कितने धातु होंगे। तो इसमें याद रखेगा, इसमें रखा गया है 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, यानी कि 1 2 3 4। इसमें 14 वाले समूह में 1 धातु है, इसमें कितना है 15 वाले समूह में 2 धातु है, 16 वाले समूह में 3 धातु है, 17 वाले समूह में 4 धातु है। तो ऑप्शन कौन जाएगा, 1 2 3 4, यही ऑप्शन क्या होगा मेरा, सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सही। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जल की अस्थाई जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है, किसे उपयोग, मतलब किसे उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं कास्टिक पोटास बोलते हैं, कास्टिक पोटास। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी का मीनिंग में गलती होगा, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। KUH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये बूझा चूना। क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बूझा चूना जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बूझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं बूझा चूना। क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं। इसका NOH जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस साबुन तथा डिटर्जेंट को बनाने में, क्या होता है, निर्माण करने में इसे यूज किया जाता है।
साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में इसका क्या किया जाता है, बहुत बड़ा इसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये क्या होगा, ये सही होगा ऑप्शन, क्या होगा, NaOH, NaOH। ये जितना की पॉइंट आप लोग को दे रहे हैं, की पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए कीजिए, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नहीं फिर आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। यदि हाँ एक बात और है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, तभी तो हम लोग भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। अगर सब्सक्राइब शेयर नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा जानते हैं डीमोटिवेट आदमी रहता है, तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मजाक से पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, और फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिए है ना, ठीक है। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, आइए नौवा क्वेश्चन देखिए आप लोग, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस चारों ऑप्शन चारों ऑप्शन में से संतुलित रासायनिक समीकरण याद आना है। देखिए थोड़ा सा संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसके बारे में देखिए। एक रासायनिक एक होता है क्या, एक कहते हैं उसको अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और एक होता है उत्पादक, जो उत्पाद होते हैं। जैसे मान लीजिए हम H2O ले लें, एकदम सिंपल सा H2O ले लें, H2+2 ले लिए, H2+O2 ले लें, चाहे CO2 ले लें, क्या ले लें, C+O2, CO2। एक साधारण सा एग्जाम्पल बस लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसी पर समझेंगे। ये अभिकारक है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे अभिकारक, इसको कहेंगे क्या, अभिकारक है, इसको कहेंगे उत्पाद। जो आपका उत्पाद हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहेंगे उत्पाद, इसे कहेंगे अभिकारक, इसे कहेंगे उत्पाद। तो इसमें परमाणु का इसको कहेंगे, देखिए ऐसे करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इसे कहेंगे राइट, इसे कहेंगे लेफ्ट। हाई स्कूल में पढ़े होंगे, राइट और लेफ्ट दोनों ओर के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो वो कहलाता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब राइट और लेफ्ट के यानी कि अभिकारक और उत्पाद के दोनों ओर के जो परमाणुओं की संख्या, उस तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए इधर देखा जाए तो इधर कार्बन कितना है, एक है, इधर कार्बन कितना है, तो इधर भी कार्बन कार्बन कितना है, एक है, ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो इधर भी देखिए कार्बन कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, दो है। तो कार्बन जितना हुआ, ऑक्सीजन जितना हुआ, इधर भी उतना ही हुआ, इधर भी उतना ही हुआ। तो ये क्या है, ये संतुलित अवस्था में, इसमें है संतुलित अवस्था में। तो इसको कहते हैं संतुलन रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो यही कह रहा है असंतुलित में क्या होता है, ये अगर बराबर नहीं होगा, ये राइट और लेफ्ट दोनों बराबर नहीं होते, राइट और लेफ्ट बराबर नहीं होंगे, उसे कहा जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं ना, हम लोग छोटे चैनल में और लाइट भग गया था जिस वजह से परेशान हम हुए, और कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा सा वेट करना पड़ा, यही इन्वर्टर आता तो कोई बात नहीं रहता। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी भी होगा।
छोटे से ही बड़ा चीज होता है, अपने आप में बस एक चीज रखा जाता है, बस घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित के बारे में बता रहे थे कि असंतुलित किसे कहते हैं, जब राइट और लेफ्ट यानी कि राइट के समीकरण यानी कि राइट के जिसे सॉरी लेफ्ट के अभिकारक और राइट के उत्पाद, ये दोनों अगर उनके तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर न हो तो उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे कहते हैं अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन। और जो इसकी रासायनिक समीकरण बैलेंस हो जाती है उसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन। तो इसको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा, तभी आप लोग को ये चीज आएगा। जो दिया है हाइड्रोजन, जो क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का तरह संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब इसमें दे दिया है, आपको छांटना है कौन से संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया है आपका ये ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा। 2H Br2 ब्रोमीन 2 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें 2 हाइड्रोजन, 2 परमाणु नहीं है, परमाणु H2 लिखता है। इसका अगर लिखने का तरीका होता तो ये ऐसे लिखता H2 लिखता, ठीक है ना, तब ये सही होता है, गलती है, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये H2+Br2 2HBr, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सही होगा। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, अगर Br है तो Br क्या है, ब्रोमीन भी क्या है, 2 है, ब्रोमीन भी क्या है, 2 है। ये भी ऑप्शन क्या है, गलती है। तो यानी कि हमारा जो संतुलित कर रहा है, ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेंज कर रहा है, 2 है ना, इसको थोड़ा 4 बना दीजिए, क्या बना दीजिए, 4, चलिए ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यानी कि H2+Br2 2HBr यानी कि जो है 2HBr, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रक्तचाप, लार श्रावण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, निम्न में से कौन इसमें से नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करेगा, ध्यान दीजिए, इसमें कौन नियंत्रित करता है, तो ये थोड़ा थोड़ा हम जानते जाएंगे। देखिए नींद, इसमें नींद जागने और चेतना को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसको लिखिए, नींद नींद जागने तथा चेतना को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित नियंत्रित करता है याद रखिएगा, क्या करता है, नियंत्रित करता है। नींद जागने तथा चेतना को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसको भी याद रखिए, ठीक है। सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का क्या है, थैलमस, थैलमस का क्या काम है, नींद जागने नींद जागने तथा चेतना को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम को कहते हैं प्रम मस्तिष्क, क्या कहते हैं इसको, प्रम मस्तिष्क, प्रम प्रम मस्तिष्क प्रम प्रम मस्तिष्क प्रम मस्तिष्क कहते हैं, प्रम मस्तिष्क, क्या कहते हैं, प्रम मस्तिष्क। सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, सबसे बड़ा मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये स्वैच्छिक गतियों को, यह स्वैच्छिक यानी स्वैच्छिक गतियों को स्वैच्छिक गति को स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, क्या करता है, स्वैच्छिक गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखिए ये निर्णय लेने में, सोचने में, याद रखने में, कोई भी काम अगर हो तो हमको निर्णय लेना है। और यदि किसी चीज को याद रखना हो तो उस चीज को क्या करता है,
ये क्या करता है, सेरिब्रम काम करता है, यानी कि सोचने में, याद रखने में सेरिब्रम का क्या एक बड़ा हिस्सा है जो याद रखने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, सहायक होता है उसका, ठीक है ना। हाँ, और स्वैच्छिक जो क्रिया गति होती है, मतलब जो कि हमारा स्वैच्छिक होता है, मतलब कहने का मतलब इच्छा अनुसार जो कार्य होता है उसको क्या करता है, बहुत माने कोई भी चीज़ हमको इच्छा कर रहा है कि वो हमको चाहिए, तो उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। नियंत्रित करेगा मतलब रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा तो नहीं, ठीक नहीं है, सोचने पर मजबूर करेगा, याद दिलाएगा, कुछ बातें याद दिलाएगा, तो उससे आदमी नियंत्रित करता है, इसका यही काम है सेरिब्रम का, ठीक है ना। मेड्यूला, मेड्यूला क्या है, सेरिबलम जाना, सेरिबैलम, सेरिबलम क्या है, सेरिबैलम, सेरिबलम यादें को क्या करता है, यादें जो यादाश्त होती है, यादाश्त बोल सकते हैं, यादाश्त, यादाश्त को संग्रहित करता है, यादाश्त को संग्रहित करता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं गए डांस करने, तो आप स्टेप, मान लीजिए आप गए डांस करने, तो आपको याद नहीं रहेगा किस प्रकार से हम डांस करेंगे, तो आपको ये याद दिलाएगा, यादाश्त दिलाएगा, यादाश्त मतलब पीछे वाली बात को क्या करेगा, याद दिलाएगा कि ऐसा डांस किया जाए, ऐसा नहीं ऐसे डांस किया जाए, तो उसको याद दिलाता है। इसके यादाश्त के बारे में क्या करता है, यादाश्त, यादाश्त को क्या करता है, संग्रहित करता है, यादाश्त को क्या करेगा, संग्रहित। ये भी, इसका भी काम क्या है, स्वैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक गति को, स्वैच्छिक गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसका भी काम क्या है, स्वैच्छिक गति को क्या करता है, नियंत्रित, नियंत्रित करता है, स्वैच्छिक गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। इसे कहते हैं सेरिबलम, कहते हैं अनुमस्तिष्क, कहते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क। इस शरीर को क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है, संतुलन क्या करेगा, इस शरीर को संतुलन बनाने में भी सहायक करता है, ठीक है ना। ये भावनाओं, भाषाओं, विचारों आदि क्या करता है, कार्यों में प्रयोग, इसका कार्य ये है। अब मेड्यूला, मेड्यूला को कहते हैं, मेडुला, मेडुला क्या है, एक मज्जा है, क्या है, एक मज्जा है, मेडुला क्या है, एक मज्जा, मज्जा भी इसे कहते हैं, मज्जा, कभी कभी मज्जा भी आता है, क्या आता है, कभी याद रखिएगा, मेडुला ना के मज्जा भी आ जाएगा, मज्जा के साथ मेडुला भी आ जाएगा, तो इसको भी याद रखना है। ये क्या करता है, लाल स्राव, रक्तचाप, लाल स्राव, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, मेडुला यानी कि मज्जा जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगर वीडियो मेरा पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चले हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग चले, कर कि भारत की सबसे पहली एआई पर आधारित, भारत की सबसे पहली एआई पर आधारित फिल्म का नाम तथा निर्देशक कौन है, फिल्म का नाम तथा निर्देशक कौन, ईरा सैम भट्टाचार्य, नोवा डैरन एरोन पास्की, नो डैरन एरोन पास्की, और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें पहली फिल्म जो एआई की है वो है ईरा, क्या है, ईरा फिल्म है, कौन सा फिल्म है, ईरा, ईरा का ट्रेलर जो हुआ था, ईरा का ट्रेलर, ट्रेलर तथा गाना मुंबई में लॉन्च हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें जो भूमिका निभाने वाले हैं रोहित, ये भी चीज याद रखिएगा, रोहित बोस राय, करिश्मा कोटक, करिश्मा कोटक, राजेश शर्मा, राजेश शर्मा और रक्षित भंडारी। तो आप लोग की चीज, ये भी चीज क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ट्रेलर तथा गाना मुंबई में लॉन्च किया गया था, इसके जो निर्देशक थे सैम भट्टाचार्य थे, कौन थे, सैम भट्टाचार्य थे, और इसमें ट्रेलर तथा गाना मुंबई में लॉन्च किया गया था, इसमें रोहित बोसराय, करिश्मा कोटक और राकेश और राजेश शर्मा, राजेश शर्मा और
रचित भंडारी, रचित भंडारी क्या थे, इसमें भूमिका निभाई थी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ईरा सैम भट्टाचार्य, सैम भट्टाचार्य थे, इसको याद रखिएगा, हर की पॉइंट याद रहेगा जिसमें, इसमें अगर जो भूमिका निभाया गया उसमें भी क्या करेगा, वो भी पूछ देगा। एआई, भारत एआई की सबसे पहली फिल्म ईरा है, क्या है, ईरा है। ईरा 2 पर कार्य चल रहा है, ईरा 2 पर कार्य चल रहा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वांशीगटन डीसी किस नदी पर स्थित है, वांशीगटन डीसी किस नदी पर स्थित है। तो पहले बता दें वांशीगटन डीसी क्या है, अमेरिका में, कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका, अमेरिका में, ठीक है ना। ये जॉर्ज, जॉर्ज वांशीगटन के नाम से, वांशीगटन के नाम से रखा गया था, के नाम से क्या गया था, नाम से रखा गया था। वांशीगटन डीसी, जॉर्ज वांशीगटन डीसी के नाम पर क्या किया गया था, इसे रखा गया था। तो डीसी किस नदी पर स्थित है, मिसिसिपी, इरावदी, पोटोमैक और हडसन। तो पोटोमैक पर क्या है, इसमें ऑप्शन का वांशीगटन डीसी किस नदी पर स्थित है, तो पोटोमैक पर, किस पर, पोटोमैक पर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा, पोटोमैक। जो हमारे वांशीगटन डीसी है किस नदी पर स्थित है, तो पोटोमैक पर स्थित है, कहाँ पे, पोटोमैक स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आज तक यही, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों के साथ हम हमेशा मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, बहुत हम लोग डेली बाई डेली आ ही रहे हैं, और इसमें कि एक दिन गैप होता है तो उससे कोई बात नहीं है, क्या किया जाए, कुछ काम भी रहता है, लेकिन वीडियो रोज डेली बाई डेली आ ही रहा है, कभी कभी गैप हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट आप लोग के साथ जरूर मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।